और इन दोनों लोगों को इस देश के लोग सामान्य रूप से बड़ा भारी अर्थशास्त्री बताते। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है कि अर्थशास्त्र है? तय करें हम इसको कि 7 साल से पार्लियामेंट में आप झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता को गुमराह करते रहे कि हमारे एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट से मुझे क्या लेना देना, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बताइए कितनी बढ़ रही। अब वो बात खुली है। अब वो बात कैसे खुली है? जब सरकार जाने को हुई है तो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक दिन कहीं कुछ कह दिया होगा, किसी पत्रकार ने उनको खींचा होगा, ग्रिल किया होगा, तो उनके मुंह से निकल गया होगा, तो उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स में तो बहुत बुरी तरह से कमी आई है पिछले 7 साल में। और अगर व्हाइट पेपर आए इस देश के पार्लियामेंट में तो आपको निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कितनी कमी आई है। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आपकी कम होती चली गई, इंपोर्ट बिल आपके बढ़ते चले गए। निश्चित रूप से क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। और 1991 में ग्लोबलाइजेशन के पहले जो ट्रेड डेफिसिट था इस देश में वो 2000 करोड़ का था। आज ट्रेड डेफिसिट भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20,000 करोड़ का हो गया। तो 20,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट लेकर हम बैठे हुए हैं और ये रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 50 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में 20,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है इस समय। दूसरा का नुकसान हुआ कि आपके देश में विदेशी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम पर खुली छूट मिली। क्या कह के कहा गया कि अगर विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो कंपटीशन कैसे होगा मार्केट में, और कंपटीशन नहीं होगा तो भारतीय कंज्यूमर को फायदा कैसे मिलेगा मार्केट में। तो विदेशी कंपनियों को खुली छूट देनी ही पड़ेगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपटीशन में आ सके। तो आप देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, नया था, तो पेप्सी आया था, कोका कोला आया था और इस देश में उनको बुलाया गया था। उसी के साथ साथ एक इंडियन कॉम्पिटिटर भी था, पार्ले प्रोडक्ट्स। तो उसका थम्स अप था मार्केट में, उसका लिम्का था मार्केट में, कोका कोला था मार्केट में और लहर पेप्सी था मार्केट में। तो 2 बाहर से आई हुई कंपनियां थी और एक इंडियन कंपनी थी। और इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी है, इसके साथ साथ कैंपा भी था, चरणजीत सिंह वाला 777 जो बेचा करता था। और कैंपा के साथ साथ एक और था, गोल्ड स्पॉट। भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर के रूप में तो उनकी हैसियत थी ही। तो क्या हुआ कि नया जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन तो तब होगा जब मल्टीनेशनल को खुली छूट मिलेगी। तो उस समय क्या होता था, आप प्राइसिंग में पैरिटी करके देख लीजिए। हिंदुस्तान में जब पेप्सी नया बिकने के लिए आया, कोका कोला नया बिकने के लिए आया, तो उस समय पेप्सी की बोतल बिकती थी 3.25 रुपए की, 3 रुपए 25 पैसे की पूरे देश में। कोका कोला भी 3.25 रुपए का था और थम्स अप उस समय 3.5 रुपए का था। तो थम्स अप वाले को भी अपने दाम कुछ कम करने पड़े, उसने भी 3.25 रुपए का किया। तो पेप्सी 3.25 रुपए का, कोका कोला 3.25 रुपए का, गोल्ड स्पॉट भी 3.25 रुपए का, माने नॉर्मल 3 रुपए 25 पैसे से 3 रुपए 50 पैसे के रेंज में सभी बोतलें बिका करती थी इस देश में। फिर क्या हुआ, चूंकि विदेशी कंपनियों को खुली छूट है, उन्होंने मार्केट में इंडियन कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, जैसे साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया की बड़े पब्लिक सेक्टर और वहां के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जिस तरह से अमेरिकन कंपनियों ने टेक ओवर किया, वैसे ही भारत में भी शुरू हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन हमको अखबार में खबर मिली कि पूरा का पूरा पार्ले प्रोडक्ट चला गया कोका कोला के कंट्रोल में। अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि पेप्सी और कोका कोला अगर इस देश में कंपटीशन करने के लिए आए थे तो उन्होंने पार्ले को टेक ओवर क्यों किया? अगर आप मानते हैं कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं तो पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते हैं भारत के बाजार में आके, और पार्ले भी चलता, गोल्ड स्पॉट भी चलता, पेप्सी भी चलता, कोका कोला भी चलता, तभी तो मैं मानता कि कंपटीशन है। तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अगर वो कंपटीशन करने आए तो उन्होंने क्यों टेक ओवर किया पार्ले प्रोडक्ट को? और भारत सरकार अगर ये कहती है कि हम कंपटीशन चाहते हैं मार्केट में, तो भारत सरकार ने क्यों टेक ओवर होने दिया पार्ले प्रोडक्ट को? क्योंकि ये बात तो भारत सरकार भी जानती थी कि अगर पार्ले चला जाएगा तो उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। गोल्ड स्पॉट की कोई औकात नहीं थी, कैंपा की कोई औकात नहीं थी, चरणजीत सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके थे उनके सामने, और वो तो तैयार बैठे थे कि अगर पार्ले जाता है तो हम भी किसी न किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे। तो हुआ क्या, कंपटीशन के नाम पर मल्टीनेशनल की मार्केट में मोनोपोली एस्टेब्लिश हो, इसके लिए भारत सरकार ने खुली छूट दी और कोका कोला ने पार्ले को टेक ओवर कर लिया। पार्ले चला गया और मार्केट से धीरे धीरे जितने इंडियन कॉम्पिटिटर थे सब मार्केट से बाहर हो गए, या तो पेप्सी के कब्जे में चले गए या कोका कोला के कब्जे में चले गए। अब देखिए कितना कंपटीशन हो रहा है इस मार्केट में कि 3.25 रुपए में जो पेप्सी कोला बिकता था अब वो 10 रुपए में हम पी रहे हैं और कह रहे हैं कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, और झक मार के पी रहे हैं।
क्योंकि दो ही चॉइस है, या तो पेप्सी पीजिए या कोका कोला पीजिए, और दोनों ही चॉइस आप करेंगे पैसा अमेरिका ही जाने वाला है। आपके लिए दो ही तो चॉइस है इस समय मार्केट में। आप कहेंगे मैं सिट्रा पीऊंगा, तो सिट्रा के नीचे देख लीजिए लिखा हुआ क्या है, कंट्रोल्ड बाय कोका कोला। आपको लगता है मैंगो फ्रूटी पीऊंगा, तो मैंगो फ्रूटी के नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी बोतल मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक की चाहे जिस नाम से बिकती हो आप पी लीजिए, पैसा आपका अमेरिका ही जाने वाला है। और मैं पूछना यह चाहता हूं आप सबसे कि 3.25 रुपए में जब पेप्सी बिकता था तब ज्यादा कंपटीशन था, या अब 10 रुपए में बिक रहा है तब ज्यादा कंपटीशन है? माने हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इंडियन मार्केट में मल्टीनेशनल को मोनोपोली बनाने की खुली छूट दी है। तो दूसरा बड़ा झूठ इस देश के लोगों से यह बोला गया है कि हम मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं तो कंपटीशन होगा मार्केट में। आपने कंपटीशन के लिए नहीं बुलाया, आपने उनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में बुलाया। ऐसे एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि ढेर सारी कॉस्मेटिक्स की अमेरिकन कंपनियां इंडियन मार्केट में आई हैं। उनमें सबसे बड़ी कंपनी है रेवलॉन, अमेरिका की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स की कंपनी। उसको आपने मार्केट में खुली छूट दी है। तो क्या कंपटीशन था? जब रेवलॉन मार्केट में आया तो हिंदुस्तान लीवर भी था मार्केट में, जो आधा विदेशी आधा स्वदेशी मानता था। अब तो उनकी मेजॉरिटी इक्विटी हो गई है मार्केट में। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था किसी मल्टीनेशनल के लिए, वो था लैक्मे, टाटा घराने का। और लैक्मे का जो मार्केट का कंट्रोल था उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो चला गया। लैक्मे जो है एक जमाने में इंडियन कॉस्मेटिक्स के मार्केट में कम से कम 80% पे अपना अधिकार रखता था। तो मार्केट में आपने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दी, झूठ ये बोला सारे देश के लोगों के साथ कि हम कंपटीशन करवाना चाहते हैं मार्केट में। और वो कंपटीशन करते 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 एक दिन हमने अखबार में सवेरे ही सवेरे पढ़ा कि लैक्मे भी चला गया विदेशी कंपनी के कब्जे में। हिंदुस्तान लीवर ने उसको भी टेक ओवर कर लिया। तो फिर प्रश्न यही मन में आता है कि जब हिंदुस्तान लीवर मार्केट में था, रेवलॉन मार्केट में आया और हमारे देश का लैक्मे था, तब कंपटीशन ज्यादा था, या अब कंपटीशन ज्यादा है जब लैक्मे पूरी तरह से विदेशी हो गया? ठीक यही कोशिश हुई एशियन पेंट्स के साथ, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आईसीआई कंपनी ने एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। एक भारतीय शेयर होल्डर के मन में थोड़ी राष्ट्रीयता पैदा हो गई, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं बेचूंगा। ऐसे हालांकि कम लोग मिलते हैं इस देश में। तो वो कोशिश उनकी फेल हो गई। अदरवाइज तो इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी जो पेंट्स बनाती है, एशियन पेंट, वो चली गई होती आईसीआई के कंट्रोल में। तो कंपटीशन हो कहां रहा है? मार्केट में तो मोनोपोली होती चली जा रही है। हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने मोनोपोली हो रही है। कंपटीशन देने वाला पहले कभी टॉम को हुआ करता था मार्केट में, वो टॉम को चला गया हिंदुस्तान लीवर के पेट में। तो कंपटीशन देने वाले इस देश में जो 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर थे, वो तो जा चुके हैं पिछले 7 साल में विदेशी कंपनियों के पेट में। तो कंपटीशन हुआ है कि मोनोपोली एस्टेब्लिश हुई है मार्केट में। और मैं आपको एक जानकारी के लिए कह दूं कि विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां कभी भी कंपटीशन में विश्वास नहीं रखती, ये आप जान लीजिए। वो हमेशा कार्टेलाइजेशन में विश्वास रखते, वो कार्टेल्स बनाते। और ये जो चक्कर हमारे देश में चल रहा है कंपटीशन के नाम पर कंट्रोलिंग का, पूरी इकोनॉमी को, पूरे मार्केट में मोनोपोली का, ये चक्कर इस समय अमेरिका में भी चल रहा है और यूरोप में भी चल रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं। आईबीएम और आईसीएल दोनों के मर्ज होने की तैयारी चल रही है इस समय। बोइंग और जनरल मोटर्स आपस में मर्ज करने को तैयार बैठे हैं। रथियन कॉर्पोरेशन मर्ज करना चाहता है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। तो सारी के सारे अमेरिकन इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि सिवाय कार्टेलाइजेशन के कुछ हो नहीं रहा है। और वहां क्या हो रहा है, जो भी कंपनी मार्केट में कंपटीशन दे सकती है उसको या तो टेक ओवर कर लो या मार्केट से उसको आउट कर दो। आइदर कोऑप्ट और करप्ट, यही प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। वही प्रिंसिपल मार्केट में है मल्टीनेशनल्स के माध्यम से, कि या तो इंडियन कंपनियों को टेक ओवर कर लो या उनको मार्केट से आउट कर दो, किसी भी तरीके से। ये इनके इन प्रकार है। तो कंपटीशन हुआ कहां है मार्केट में पिछले 7 साल में? और फिर एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कंपटीशन किसका किसके बीच हो सकता है। कंपटीशन शब्द की डेफिनेशन है, अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो कोई 19-20 का पार्टनर हो तो उनमें कंपटीशन हुआ करता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ बेन जॉनसन खड़ा है और दूसरी तरफ एक टांग वाला कोई नौजवान खड़ा है और आप कहो कि 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ो। वहां कंपटीशन नहीं हुआ करता कभी भी। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक तरफ तो दुनिया के 56, 60, 70, 75 देशों में व्यापार करने वाले मल्टीनेशनल्स हैं, जिनका एक एक साल का टर्नओवर भारत सरकार के नेशनल बजट से कई कई गुना ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो 50,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में काम करती हैं। तो 1 करोड़ 2 करोड़ में काम करने वाला आदमी 500 करोड़ वाले के साथ कंपटीशन करेगा कि उसके पेट में समा जाएगा? कैसे संभव है ये तो आप कंपटीशन शब्द का बेइज्जती कर रहे हैं कहकर कि हमारे स्मॉल स्केल को उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए। वो तो कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, संभव हो सकता है, हमारे देश के जो जायंट्स पब्लिक सेक्टर हैं वो कर सकते हैं कंपटीशन मल्टीनेशनल के साथ, उनमें ये ताकत है। और हमारे देश के जो बड़े पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल से कंपटीशन करने की शक्ति रखते हैं, जिनकी ये क्षमता है, उन्हीं पब्लिक सेक्टर्स को जानबूझकर भारतीय बाजार से बर्बाद करने की चाल चली जा रही है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अमेरिका की एनरॉन कंपनी को अगर टक्कर दे सकता है तो BHEL दे सकता है। BHEL में ये कुवत है कि वो एनरॉन को टक्कर दे सके। और BHEL वालों का ये दावा है कि हमसे आप बिजली पैदा करवाओ तो ₹1.70 यूनिट में हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन BHEL का आप प्रपोजल नहीं लेंगे, एनरॉन का लेंगे, क्योंकि वो ₹4.5 यूनिट में बिजली देने वाला है आपको। और आप कहोगे कि BHEL कंपटीशन करे एनरॉन के साथ, वो कैसे संभव है? छोड़ दो ना मार्केट में। अगर आप ये विश्वास करते हो कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, तो आपने टेंडर्स इनवाइट क्यों नहीं किए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर से? क्यों आपने एनरॉन के साथ एग्रीमेंट होने दिया? इस देश में हो जाने देते, टेंडर्स इनवाइट होने देते, जिसका सबसे लोएस्ट बिड निकलता उसको प्रोजेक्ट मिलता। वो तो हुआ नहीं इस देश में। कंपटीशन हो कहां रहा है इस देश में? कंपटीशन के नाम पर आपके मार्केट में मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और हमको जितनी देरी से समझ में आएगा उतना ही इस देश का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा, क्योंकि अब तक 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर जा चुके हैं विदेशियों के कंट्रोल में, और अगले 2-3 साल यही चलता रहा तो जो बचे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे विदेशियों के पेट में। और तीसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, इसने भारत के बाजार में, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने देखो कितनी फ्री बना दी है अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी। मैं आपको जानकारी दे दूं, अमेरिका में एंटी डंपिंग के जो कानून चलते हैं इस समय, वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। अमेरिकन मार्केट में कोई भी कंपनी डंप नहीं कर सकती, और अमेरिकी सरकार ने सबसे मजबूत डिपार्टमेंट इस समय कोई बनाया हुआ है तो एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट है उनके यहाँ। और एंटी डंपिंग का जो लॉ है अमेरिका में, वो अभी मैंने देखना शुरू किया है कि देखें उन्होंने क्या किया है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए। तो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा कि जिस अमेरिका के बारे में आपको गलतफहमी से प्रचार किया जाता है कि वो फ्री इकोनॉमी में विश्वास करने वाला देश है, अमेरिका 100% प्रोटेक्शन की इकोनॉमी में विश्वास करता। और उसका सबूत है कि उन्होंने अपने देश में एंटी डंपिंग का कानून जो कभी बनाया हुआ था, उन्होंने 40 साल पहले उसको रिन्यू किया है और उसको इतना सख्त बना दिया है कि दुनिया के कोई भी देश का माल अमेरिकन मार्केट में डंप नहीं हो सकता। और अगर आपने डंप करने की कोशिश की तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हिंदुस्तान के स्कर्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले लोगों ने अमेरिकन मार्केट में स्कर्ट्स को डंप करने की कोशिश की, तो अमेरिकी सरकार ने बहुत सख्ती के साथ अपने कानून का इस्तेमाल किया उसका। और उसका नतीजा क्या निकला? 2 तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। एक तो पेनल्टी लगा दी जो इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिकन मार्केट में काम करने वाले थे, दूसरा इंडियन स्कर्ट्स के बॉयकॉट का नारा भी दे दिया बिल क्लिंटन ने। और एक दिन बिल क्लिंटन ने वॉशिंगटन DC चौराहे पर इंडियन स्कर्ट्स की होली जला दी और पूरे अमेरिकन लोगों से कहा कि बॉयकॉट अमेरिकन स्कर्ट्स। क्यों? क्योंकि वो डंप कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स सीधे हो गए, जो डंप करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सीधे हो गए। और अब अमेरिकी शर्तों पर यहां से स्कर्ट जा रहा है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां से जितना स्कर्ट जा रहा है अमेरिका में, उसका कोटा फिक्स है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। हिंदुस्तान से जितना बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल और कपड़ा अमेरिका में जाता है, यूरोप में जाता है, उसका कोटा फिक्स है। और आप उस कोटे से 1% ज्यादा नहीं डंप कर सकते उनके मार्केट में। एक तरफ अमेरिका हमसे ये उम्मीद करता है कि तुम तुम्हारा पूरा बाजार खोल दो, तुम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट मत करो। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम आज भी चलाता है। और हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लायक है क्या?
हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक सबसे ज्यादा अगर है तो या तो टेक्सटाइल है या हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है, आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उसकी समझ देखिए, सूझ देखिए कि भारत से कालीन निर्यात होता है, गलीचा, पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम, कारपेट। तो कारपेट हमारे देश से बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता, अमेरिका में जाता, यूरोप में भी जाता। तो हमारे कारपेट ने जब वहां मार्केट बनाना शुरू किया तो अमेरिकन सरकार ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इंडियन कारपेट बनाने में चाइल्ड लेबर लगता, इसलिए इसको बैन करो। तो चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश के कारपेट पर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया। और देखिए इनका दो मुहा चरित्र देखिए कि अमेरिका में अगर 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है और पढ़ाई करता है तो कहते हैं ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। और मेरे देश में कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिलकर कालीन बनाता है अपने घर में बैठ के तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। ये दोहरा स्टैंडर्ड देखिए। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ILO की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रीज में इस समय लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 साल के आसपास है। कोई प्रश्न नहीं पूछता कि तुम्हारे यहाँ चाइल्ड लेबर है। वहां वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। देखो कितना काम करते हैं, अपने पेट का भी जुगाड़ करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मेरे देश में जब कोई बच्चा करने की कोशिश करता है तो कहते चाइल्ड लेबर है। तो जहां मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता था अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि मेरे पास कालीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वहीं पर उन्होंने मार पीटना शुरू कर दिया। और फिर क्या कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार आपके यहां मजदूरी कम दी जाती है। तो आप जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनमें एक तो कैपिटल होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा मैनेजमेंट होता है, चौथा रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और पांचवा होती है विल पावर माने संकल्प शक्ति। तो किसी देश के पास कैपिटल ज्यादा है, किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी देश के पास लेबर ज्यादा है, किसी देश के पास अपनी विल पावर ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो ये तो पैरामीटर्स है ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले। तो अमेरिका हमसे ये उम्मीद करता है कि आप अमेरिकन पूंजी के लिए भारत के बाजार को खुला छोड़ दीजिए। तो इसके पलट के मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पास चूंकि कैपिटल सरप्लस है तो मेरे पास लेबर सरप्लस है, तो अमेरिका अपना दरवाजा खोले मेरे लेबर्स को जाने के लिए, तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होने वाला कैसे है? अमेरिका की पूंजी मेरे बाजार में अगर बिना किसी बाधा के आना चाहती है तो अमेरिका के बाजार में मेरे लेबर को बिना किसी बाधा के घुसने का लाइसेंस दे दो, तो मैं मानता हूं कि तुम ग्लोबलाइजेशन की चाहत हो। अदरवाइज ये कैसे संभव हो सकता है कि अमेरिका की पूंजी मेरे मार्केट में घुसती चली जाए और मेरे लेबर्स अगर अमेरिका में जाना शुरू करें तो उन पे इमिग्रेशन की पाबंदियां लगाना शुरू किया जाए? ये कैसे संभव हो सकता है? और मैं इस बात में अपने आप को नीचा नहीं मानता। अमेरिका के पास कैपिटल सरप्लस है, मेरे पास स्किल्ड लेबर का सरप्लस है। जितना ज्यादा स्किल्ड लेबर दुनिया में चाइना के पास है, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा। तो जिसके पास जो चीज सरप्लस है उसी का तो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अमेरिका के पास कैपिटल का सरप्लस है, मेरे पास लेबर का सरप्लस है, दोनों एक्सचेंज करें तब तो हम मानेंगे कि लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन के कानून बदलना शुरू कर दिया है, यूरोप ने भी शुरू कर दिया है। फ्रांस जैसे देशों में तो ये डिमांड शुरू हो गई है कि इंडियंस को बाहर निकालो। फ्रांस में एक बड़ा भारी नेता है जिसका नाम है जियो मारिया लापें। जियो मारिया लापें प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है इस बार, और वो कुछ वोटों से हारा। अगर वो जीत गया होता इस बार फ्रांस के इलेक्शन में तो मार मार के इंडियंस को उसने बाहर निकाल दिया होता, जियो मारिया लापें ने। उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है कि फ्रांस को बर्बाद कर दिया एशियन लोगों ने, इंडियंस लोगों ने, क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ के लोग क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनके मार्केट में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती है। तो वो एशियंस के खिलाफ है, इंडियंस के खिलाफ है। वो तो अच्छा हुआ जीत नहीं पाया, नहीं तो फ्रांस में तो लाखों इंडियंस को बाहर निकलवा दिया होता। और इसके उल्टा हो गया, न्यूजीलैंड में पिछले 7 वर्षों में 1.5 लाख इंडियंस को बाहर कर दिया गया। कहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? वो तो अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं। ये हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बराबर कानून बदलते चले जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। और आपको एक ताजा जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए, मुझे भी आश्चर्य हुआ। अभी 15-17 दिन पहले मुझे पता चला
अमेरिकन पार्लियामेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट से एक कानून पारित करवा दिया है, उसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। और मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने तो उससे कहा कि बिना देरी किए हुए उस कानून की कॉपी मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि किया क्या है उन्होंने। और वो कानून की कॉपी मेरे पास आ गई है, और वो कानून पिछले 3 महीने से वहां डिस्कशन में था पार्लियामेंट में, अभी पारित हो गया। तो उस कानून को मैं आजकल पढ़ रहा हूं, तो कितनी चतुराई के साथ अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है। एक भी इंडस्ट्री अमेरिका ने ऐसी नहीं छोड़ी जो उस कानून की परिधि के बाहर हो। और उस कानून की प्रस्तावना में सबसे पहला वाक्य बहुत स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि यह कानून अमेरिकन पार्लियामेंट से पारित हुआ है और अमेरिकन पार्लियामेंट सॉवरेन है, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कानून को बदलवा नहीं सकेगा। बात खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म कर दिया उन्होंने। माने कभी हमारे जैसे देश WTO में जाएं, गेट में जाएं, उनकी शिकायत करें और शिकायत के आधार पर अमेरिकन डोमेस्टिक लॉज को बदलवाने की कोशिश करें, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दिया कि हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन है और इस पार्लियामेंट का पारित किया हुआ ये कानून है, इसलिए इसको कोई नहीं बदलवा सकता। और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट पारित हो सकता है, तो इंडियन पार्लियामेंट में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं पारित हो सकता? और अमेरिकन पार्लियामेंट में जब बाय अमेरिकन एक्ट पारित हुआ है, तो हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के समर्थकों ने चू नहीं मुंह से निकाला, और न अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चू किया मुंह से। एक तरफ ये बात कहने वाले लोग हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन पार्लियामेंट बाय अमेरिकन एक्ट पारित करवा रही है, कोई नहीं बोल रहा है इस पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे देश में बाय इंडियन एक्ट पारित हुआ, तो मेरे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इसको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक भी सेनेटर नहीं है जिसने इसके खिलाफ कुछ किया हो। और आप ये जान लीजिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति से यह कानून पारित हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट में। किसी भी अपोजिशन के एमपीज ने वहां विरोध नहीं किया इस कानून का, सबने एक सहमति से उसको पारित कराया, क्योंकि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट हैं इस कानून में जो प्रिजर्व होते हैं। तो हम हमारे इंडियन इंटरेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते क्या? अगर हम करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे आप 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं इस देश को। ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो 1991 तक डंपिंग का कानून था, उसको इतना ढीला कर दिया गया है कि इस समय हिंदुस्तानी बाजार में बिल्कुल मुफ्त के दाम में विदेशियों का माल बिकना चालू है। और विदेशी कंपनियां तो घोषित रूप से ये कहकर आती हैं कि शुरू के 2 साल अगर घाटा भी उठाना पड़े तो उठाएंगे, एक बार इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लो, फिर जो मन में कीमत आएगी वो वसूलेंगे हम। तो पूरी की पूरी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया पिछले 2-3 साल में इस एंटी डंपिंग कानून के हट जाने के कारण। और कैसे बर्बाद हुई इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, आप तो समझदार हैं, इसलिए एक ही स्टेटमेंट में समझ जाएंगे कि बाहर से आने वाला जो रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है, दोनों पे ड्यूटीज एक जैसे। बर्बाद कर दिया पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पिछले 3 साल में इन लोगों ने। पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन्होंने, पूरी की पूरी पेपर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस देश में। और अब अगले 2 महीने के बाद इस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है, क्योंकि अब ताइवान की कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और वो आ रहे हैं इस देश में 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट बेचेंगे। करो कंपटीशन आप उनके साथ। और वो कैसे बेचेंगे ताइवान के लोग 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। कई लोग ये तर्क देंगे कि अगर वो 20 रुपए में बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते? तो समझिए कि वो क्यों बेचेंगे। ताइवान की सरकार एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है, और दूसरी बात, ताइवान की हर कंपनी को लोन मिलता है 3.5% के इंटरेस्ट पर। तो चूंकि ताइवान की गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और 3-3.5% का उनका लोन है, इंटरेस्ट लोन है, हमारे देश की कंपनियों को इंटरेस्ट देना पड़ता है 14, 15, 16% और कभी कभी तो 20-25% तक चला जाता है। और भारतीय सरकार बिल्कुल समर्थन नहीं करती हमारी कंपनियों का। ताइवान की सरकार तो अपनी कंपनियों के पीछे खड़ी हुई है। हमारी सरकार तो अपनी कंपनियों को जितनी गालियां देनी होती हैं दे लेती है, क्योंकि इस देश में गाली देना स्वदेशी को ही सबसे ज्यादा आसान है। एक फैशन बन गया है स्वदेशी को गाली देना। अपने देश को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, अपनी संस्कृति को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, और स्वदेशी को गाली देना भी प्रोग्रेसिव होना माना जाता है। परेशानी तो इस बात की है इस देश में कि यहाँ जो अपने देश को जितनी ज्यादा गाली दे, जो
अपनी संस्कृति को जितनी बुरी भली कह दे, जो अपने देश के स्वदेशी को जितना बुरा भला कह दे, वो उतना ही अधिक प्रोग्रेसिव, इतना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल। ये तो डेफिनेशन है इस देश की। और जो यहाँ स्वदेशी का समर्थन करे, जो भारतीय संस्कृति का समर्थन करे, जो अपने राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रीयता की बात करे, राष्ट्र धर्म की बात करे, वो कहते हैं ये सब 18वीं शताब्दी के भोंपू हैं। और इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि राष्ट्रीयता कभी भी 18वीं और 21वीं शताब्दी की नहीं हुआ करती। राष्ट्रीयता हमेशा नवीन होती है, चिर नवीन हुआ करती। और स्वदेशी कभी पुराना नहीं हुआ करता। स्वदेशी जितना जरूरी 18वीं शताब्दी में था, उतना ही जरूरी 21वीं शताब्दी में भी है। नहीं तो अमेरिका को बाय अमेरिकन एक्ट नहीं बनाना पड़ता। बाय अमेरिकन एक्ट माने क्या? अमेरिका अपने देश में स्वदेशी को बढ़ाना चाहता है, सीधी सी बात। तो स्वदेशी जितना महत्वपूर्ण था 19वीं शताब्दी में, उतना ही आज भी है। और ये कभी पुराना नहीं हुआ करता। कई बार आप ये गलत स्टेटमेंट मत करिएगा कभी भी गलती से कि हम 18वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं। ये 18वीं शताब्दी में जाना नहीं है। शायद आने वाली 21वीं शताब्दी के यही दो बड़े नारे होंगे, स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस। और हो सकता है ये प्रोग्रेसिव होने की एक बड़ी निशानी माना जाए। हमारे यहाँ तो तकलीफ ये है कि हमको किसी को राष्ट्रीयता की बात भी सिखानी पड़ती है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है। इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी इस देश में, कि मुझे मेरे देश में किसी को राष्ट्रीयता सिखानी है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है, फ्रांस का पड़ता है, चीन का देना पड़ता है, फलाने का ढिमाके का। मैं मेरे देश के उदाहरण को देकर इस देश में राष्ट्रीयता नहीं सिखा सकता। ये प्रॉब्लम्स हैं इस देश की, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इस देश में पढ़े लिखे लोगों में है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो गांव में रहने वाला साधारण आदमी है वो तुरंत समझ जाता है कि राजीव भाई आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो जितना बड़ा डिग्री होल्डर है वो उतना ही ज्यादा तर्क करता है कि राजीव भाई आप कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते। पे भी इस देश में बहस हो सकती है, स्वदेशी पर भी बहस हो सकती है। ये वही वर्ग है इस देश में। और एक बात और कह दूं, ये वो वर्ग है इस देश में जो अंग्रेजों के साथ गुलामी में पला है, बड़ा हुआ है, अंग्रेजियत पे पला है, बड़ा हुआ है। तकलीफ इस वर्ग की ये है। और यही वर्ग था जो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा समर्थक था इस देश में। इस देश में जिनको राय बहादुरी मिली है, उन लोगों पर जरा नजर तो डाल लीजिए कि वो लोग कौन थे जो अंग्रेजों के राय बहादुर के तमगे लिए छाती पे लगा के घूमते थे। वो सब इंटेलेक्चुअल लोग थे हिंदुस्तान में। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला वो गांव का किसान था, मजदूर था। वही तकलीफ आज भी इस देश में है। हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं, महसूस करते हैं। और अंत में आपसे एक दो बात और कहना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस देश में, उस पर गंभीरता से आंखें खोलकर जो सच्चाइयां हैं उनको सामने लाकर विचार करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करिए, नहीं तो आपकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। 7 साल बहुत होते हैं किसी भी देश में एक एक्सपेरिमेंट को चलाने के। और 7 साल में हमको पता चल गया है कि रिसेशन भयंकर है, बेरोजगारी भयंकर है। इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 1991 में गरीबों की संख्या 32 करोड़ थी, अब गरीबों की संख्या 40 करोड़ हो गई है। 8 करोड़ लोग ज्यादा गरीब हुए हैं पिछले 7 साल में। गरीबी में जो हिंदुस्तान जी रहा है, ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कंपनियों के लिए है। और कोई मुझसे पूछता है कि राजीव भाई अगर आप जैसे विचार का आदमी ग्लोबलाइजेशन करे तो क्या चीज ध्यान में रखेगा? अगर मेरे जैसे आदमी को ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे हिंदुस्तान के गरीब दिखाई देंगे और न्यूक्लियस में वो रहेंगे, ना कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां। अगर हमको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे? हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूंजी के नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर्स विदेशी कंपनियों के नहीं होंगे। हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिंदुस्तान के 40 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग। ग्लोबलाइजेशन से तो आपने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर 50 पैसे किलो वाला नमक अब 8 रुपए किलो में बिक रहा है। करोड़ों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है। आप जिस वर्ग से आते हैं, आप शायद तुअर की दाल खा सकते हैं, बासमती चावल खा सकते हैं, 2 सब्जियां खा सकते हैं। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोटी को मिर्ची के साथ मिलाकर खाते हैं। और उन 40 करोड़ लोगों में जिनके पास ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं है, उनको अगर आप 8 रुपए किलो का नमक बेच रहे हैं तो आप ये कर क्या रहे हैं? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है इस देश का। लेकिन मेरे देश में
आजादी के 50 साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ नहीं कर रहा है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, तो आपके लिए नमक 8 रुपए किलो का बिके या 50 रुपए किलो का, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ उन लोगों की है जो 40 करोड़ की संख्या में हैं और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। तकलीफ उनकी है। और कभी उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए और पूरे प्लान को देखिए, तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से जब से 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में हो गया। और बहुत ही बर्बरता पूर्वक पूरे देश में सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि कहीं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए, माने हर जगह वो 8 रुपए किलो वाला ही नमक बिकना चाहिए। और आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि आयोडीन हर नमक में होता है। कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता, क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से। नमक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, कोई मशीन नहीं लगती। दरिया का पानी है, सूरज की रोशनी है, और दरिया के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है विज्ञान की जानकारी के अनुसार। ब्रोमीन भी बहुत होती है दरिया के पानी में। तो दरिया के पानी में मैक्सिमम आयोडीन है और दरिया के पानी से बनने वाले नमक में भी आयोडीन है। और हमको नॉर्मली एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है बस। साधारण आदमी को, साधारण बुद्धि वाले आदमी को इस देश में एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। और जो साधारण नमक हम खाते हैं उसमें एक दिन में हम कम से कम 175 माइक्रोग्राम आयोडीन खा जाते हैं, माने जितने की जरूरत है उससे भी 50 माइक्रोग्राम ज्यादा आयोडीन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस देश में आयोडीन की कमी कहां है? ये तो सबसे बड़ा झूठ है जो इस देश में बोला जा रहा है आजादी के 50 साल। और ये झूठ कब से बोला जा रहा है? ये झूठ तब से बोला जा रहा है जब इस देश में आजादी के 50 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया है। तब से ये झूठ बोला जा रहा है। और उस परदेशी कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा। असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर। उसने नमक बेचना शुरू किया है अन्नपूर्णा के नाम से। तो जब से हिंदुस्तान लीवर को इस देश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है तब से इस देश में ये आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने। और मैं आरोप लगाता हूं इस देश के बड़े बड़े सेक्रेटरी इस घोटाले में शामिल हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को यह डर पैदा कर दिया कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया एक एमपी के माध्यम से कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां हैं जैसे घेंगा सबसे ज्यादा, उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में, तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं उसमें 0.3% मरीज घेंगा के हैं। और वो भी कहां है? भारत के पर्वतीय इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं। और पर्वतीय इलाकों में कितनी आबादी रहती है इस देश की? मुश्किल से कुल आबादी का 5%। तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी है तो पर्वतीय इलाकों में कमी है, सामान्य इलाकों में आयोडीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन पूरे देश में यह नाटक इस देश में चला। और यह नाटक करने के पीछे एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि एक परदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना था, इसलिए उसने 50 पैसे किलो वाले नमक को 8 रुपए किलो में बिकवाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के धोखे के साथ। और कैसे लूट रहे हैं आपको? आजादी के 50 साल में इस देश में क्या चल रहा है? आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो 1 किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 25 पैसा। तो 25 पैसे में 1 किलो नमक बन जाता है। और उस नमक में आयोडीन इंट्रोड्यूस करनी पड़े 1 किलो नमक में, तो कुल खर्चा होता है और 25 पैसा, माने 50 पैसे में 1 किलो नमक आयोडीन युक्त। अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 50 पैसे में 1 किलो बन जाता है। तो भारत सरकार के कुछ टैक्स वैक्स होंगे, कुछ खर्चे होंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकारें हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है। तो कुछ टैक्स वैक्स मान लीजिए आप, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लीजिए। तो 50 पैसे किलो वाले नमक में आमदनी भी मिला के, इनकम भी मिला के 1 रुपए किलो में बिक जाना चाहिए, लेकिन वो बिक रहा है 8 रुपए किलो। और औसतन 1 किलो नमक पर जो मुनाफा है वो 6.5 रुपए के आसपास का है। और सारे देश में कितना नमक बिक रहा है इस समय? भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं 40 लाख टन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है इस समय।
तो 40 लाख टन नमक अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है और 1 किलो नमक 8 रुपए में है और 1 किलो नमक पर 6.5 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप जान लीजिए आपकी जेब से 2400 करोड़ रुपए एक साल में लूटे जा रहे हैं आयोडीन के नाम पर। और आजादी के 50 साल में अगर इसी देश की सरकारें देश के गरीब लोगों के खीसे में से 2400 करोड़ रुपए निकाल रही हैं, तो इन सरकारों को हम क्या कहें। मैं कभी कभी जब बहुत गुस्सा होता हूं और दुखी होता हूं तो मैं कहता हूं कि नाथूराम गॉडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी और इन लोगों ने तो गांधी के विचार को मार दिया है। ये तो नाथूराम गॉडसे से बड़े हत्यारे हैं इस देश में। क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर होता है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। विचार महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदमी का, और नमक सत्याग्रह इस देश में एक विचार था, क्रांति का एक प्रतीक था। हिला दिया था उस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को। और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, वो गांधी जी के दिल की तकलीफ थी, हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर। और आज उसी देश में जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो, उनको 8 रुपए किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले, बाकी कुछ मिले या न मिले, और उन गरीबों को इस देश में 35 रुपए किलो का कांदा खरीदना पड़े, ये आजादी के 50 साल में इस देश की तकलीफ है। आखिरी बात चलते चलते कि आप में से कुछ लोगों के मन में फिर ये प्रश्न उठेगा कि राजीव भाई अब तो ये बर्बादी हो ही गई है, अब तरीका क्या है इसमें से। कहना चाहता हूं कि इसके सॉल्यूशंस हैं। माने ये जो व्यवस्था में हम फंस गए हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन में हम फंस गए, लिबरलाइजेशन में हम फंस गए, और जो बर्बादी आ गई है पिछले 7 साल से, इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ काम हमको करने पड़ेंगे इस देश में। कुछ काम होंगे जो शॉर्ट टर्म के होंगे और कुछ काम होंगे जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज के रूप में होंगे। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हो सकती है देश में इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए, वो क्या हो सकती है, मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं। ये अगर कोई प्रेस वाले हों तो इस बात को नोट करें कि क्या क्या करना चाहिए, तो इस देश का ये खत्म हो सकती है दुर्व्यवस्था। सबसे पहले तात्कालिक रूप से इस देश में एंटी डंपिंग लॉ को ताकतवर बनाने की जरूरत है, ताकि विदेशी कंपनियों को डंप करने की जो छूट मिली है वो रुके। एक काम। दूसरा काम, अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बना है तो इंडियन पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाने की जरूरत है। तीसरा काम, हमारे देश में ये जो विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट हमने दे दी है, इसको तत्काल रोकने की जरूरत है। और कम से कम इसमें इतना क्लासिफिकेशन तो हम कर ही सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में जीरो टेक्नोलॉजी है और जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, या उनके पोटैटो चिप्स, रफल्स, हॉस्टेस, टॉप रेमन, बिनीज, या फिर उनकी नूडल्स, या फिर उनका नमक, या फिर उनका आटा, या फिर उनकी कैडबरीज की चॉकलेट, या फिर उनके टॉफियां, या फिर उनके बिस्किट्स, ये जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, ऐसे 840 प्रोडक्ट है इस देश में जो जीरो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। तो जीरो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं इस देश में, उन क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से विदेशी कंपनियों को बैन कर देने की जरूरत है। कि इस सेक्टर में हमको कोई मल्टीनेशनल नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर नहीं है। इस देश के गांवों को पीने का पानी चाहिए, पेप्सी कोला नहीं चाहिए। इस देश के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, तो करोड़ों लोगों को पहले पीने का पानी चाहिए, ना कि पेप्सी और कोका कोला। इस देश में 20 लाख बच्चे हर साल बिना दूध के मर जाते हैं, उनको पहले दूध चाहिए, ना कि कैडबरीज की चॉकलेट। हमारी प्रायोरिटीज हमको समझनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटीज में जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, उनमें 100% विदेशी कंपनियों को बैन करने की जरूरत है। तो आप ये कह सकते हैं, इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि राजीव भाई आप क्या बोल रहे हैं, अभी जो नई आएंगी उनको बैन करना है या जो आ चुकी है उनकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जो आ चुकी है उनकी, नई आने वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जो आ चुकी है उनको बैन करने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा? आपके देश में एक सॉलिड एग्जाम्पल है, मोरारजी भाई देसाई ने क्या किया था 1977 में। 24 घंटे में कोका कोला को नोटिस दिया था भारत छोड़ने का। तो कोका कोला ने आंखें दिखाई थी कि आप अगर मुझसे भारत छोड़ने की बात कहेंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो मोरारजी भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, मुआवजा तो दूंगा, तो पहले तुम्हारी संपत्ति जब्त करूंगा, उसको बेचकर मुआवजा दे दूंगा तुमको। और जैसे ही मोरारजी भाई ने कोका कोला की संपत्ति जब्त करने की बात कही थी, वैसे ही कोका कोला बिस्तर बोरिया उठाकर भाग गया था इस देश। बिना 1 पैसे का कंपेंसेशन दिए कोका कोला भागा था यहाँ। और कोका कोला भागा, उसके बाद IBM भागा, उसके बाद ICL भागा, और चौथा नंबर लगा हुआ था हिंदुस्तान लीवर के भागने का। तब तक सरकार गिर गई। अदरवाइज तो ये संकट ही आज नहीं होता इस देश में, क्योंकि वो सरकार बिल्कुल कमिटेड थी कि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में कोई मल्टीनेशनल की हमको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज हमको जो करने की जरूरत है कि जो जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया उनमें इनको तत्काल बैन किया जाए।
और आपको अगर कोई नेता इस बात से फुसलाने की कोशिश करे कि हम विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में जितनी मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, उनके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, सामान्य रूप से हर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, उनमें 10 साल के अंदर उनको भारत से छोड़कर चला जाना चाहिए था, ऑलरेडी चला जाना चाहिए था। लेकिन 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, वो छोड़कर नहीं भागे हैं। माने उनकी शर्तों के अनुसार उनको चला जाना चाहिए, वो इलीगल तरीके से यहाँ बैठे हुए, तो उनको भगाने में 1 पैसे का कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। और फिर एक काम और करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लूट मची हुई है उसको तात्कालिक रूप से बंद करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल कैपिटल पर जो निर्भरता हमारी हो गई है, इस निर्भरता को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो पूंजी के लिए कटोरा लेकर हम चले जाते हैं दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए, ये भीख मांगना बंद करिए। भारत बहुत बड़ा देश है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, लेकिन ये मजाक में नहीं, गंभीर बात कह रहा हूं, हमारे देश में बंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बैगर्स एक्ट बना हुआ है। आप जानते हैं, भिखारी अगर दिल्ली के हवाई अड्डे पर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में बंद कर देते। क्यों बंद कर देते? क्योंकि वो 50 पैसे की भीख मांगता है, 1 रुपए की भीख मांगता है। और हमारे देश के ये जो बड़े बड़े बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिलियंस ऑफ डॉलर की भीख मांग कर लाते हैं, इनकी जगह कहां होनी चाहिए फिर? तो हमको भीख मांगना बंद करना है, विदेशी पूंजी की हमको जरूरत नहीं है। तो आप पूछेंगे वो कैसे? हमारे देश में स्वदेशी पूंजी ही इतनी मात्रा में है कि उसी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं कि इस देश में जो जीडीपी है वो करीब करीब 8 लाख करोड़ का है 1 साल का, उसका 24% हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर। तो 2 लाख करोड़ की हमारी बचत है इस देश में 1 साल की, और 2 लाख करोड़ की अगर बचत है हमारे देश में 1 साल की, तो ये 2 लाख करोड़ की पूंजी को हम क्यों नहीं मोबिलाइज कर सकते भारत में इस्तेमाल करने के लिए? तो मुश्किल जानते हैं क्या है? इस देश के नेताओं की विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह है। अन्यथा जो देश के लोग 2 लाख करोड़ रुपया बचत कर रहे हैं, वो पूंजी मार्केट में क्यों नहीं लगाई जा सकती? लोगों को भरोसा नहीं है सरकारों पर, नेताओं पर भरोसा नहीं। और ये जो 2 लाख करोड़ की डोमेस्टिक सेविंग्स है, इसको हम बहुत आसानी के साथ 3-3.5 लाख करोड़ पर ले जा सकते हैं, बशर्ते कि हिंदुस्तान के हर घर में एक छोटा सा संकल्प आए कि मैं मेरे जीवन में गैर जरूरी सामान इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी जितनी आवश्यकता है, मेरी जितनी जरूरत है, उतनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे जो सफिशिएंट लगेगा उतना ही इस्तेमाल करूंगा। माने हम हमारे जीवन में संयम और अपरिग्रह के सिद्धांत को लागू करें। तो संयम और अपरिग्रह का सिद्धांत अगर हम लागू करें तो यही 2 लाख करोड़ की पूंजी 3.5-4 लाख करोड़ पर पहुंच सकती है। और 3.5-4 लाख करोड़ की पूंजी इतनी है कि भारत सरकार से इस्तेमाल करते नहीं बनेगी। और क्या करना चाहिए? एक काम और करना चाहिए इस देश में, 5 साल तक इस देश में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स ले लेके तुमने इतना खून चूस लिया है कि वो मरने वाला है। जो मरीज मरने वाला होता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, खून नहीं निकाला जाता उसके शरीर में से। तो ये उद्योग व्यवस्था मरने को तैयार बैठी है, इसका खून मत पियो, इसको ऑक्सीजन दो। तो ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं? 5 साल के लिए पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स बना दीजिए। 5 साल तक ना इनकम टैक्स लिया जाएगा, ना सेंट्रल एक्साइज लिया जाएगा, ना कोई टैक्स, और ये सारे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। तो आप पूछेंगे सरकार का खर्च कैसे चलेगा? सरकार का खर्च बहुत आसानी से चल सकता है। कैसे चलेगा? हमारे देश में पिछले 50 साल में जितने घोटाले हुए हैं, उन घोटालों का पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ। और जानते हैं कितना पैसा पड़ा हुआ? हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने जो घोटाले किए हैं, उसका 140 अरब डॉलर विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है। 140 बिलियन डॉलर विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है। और ये जो 140 अरब डॉलर विदेशी बैंकों में है, ये रुपए में अगर आप कैलकुलेट करें तो 5.5 लाख करोड़ रुपया बैठता है। तो 5.5 लाख करोड़ रुपया जो विदेशी बैंकों में हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का पड़ा हुआ है, ये वापस भारत में आना चाहिए। तो कैसे आएगा? बहुत आसान रास्ता है इसका। पार्लियामेंट एक कानून बनाए। क्या कानून बनाए? कि जो घोटालों के माध्यम से पैसा देश के बाहर चला गया है, ये पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है। ये अलग बात है कि नेताओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके घोटाला करके वो पैसा लूटकर विदेशों में जमा कर दिया, तो वो राष्ट्रीय संपत्ति है। और अगर हमारी पार्लियामेंट ये कानून बनाकर घोषित करे कि स्विस बैंकों में जितना पैसा भारत के नेताओं का पड़ा हुआ है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, तो स्विस बैंक है वो सारे पैसे को आपको वापस करेंगी। क्यों? क्योंकि स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं हमेशा। और उनके यहाँ अगर ये कानून बना है तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। स्विस बैंकों में ये कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी कभी नहीं रखते,
और अगर रखी उन्होंने तो उनकी बहुत बदनामी होती है। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उनको बताया जाए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेताओं के बाप की कमाई का पैसा नहीं है, ये देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा है जो यहाँ से लूट कर ले जाया गया है। तो अगर इसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो 5.5 लाख करोड़ रुपया वापस आ जाएगा। और ये 5.5 लाख करोड़ रुपया उतना होता है कि भारत सरकार 5 साल तक टैक्स बिल्कुल लेना बंद कर दे तो भारत सरकार का बजट चल जाएगा। तो एक पैसे का टैक्स लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप इस देश में 5 साल इकोनॉमी को 0 टैक्स बना दीजिए तो जान लीजिए कि इस देश में ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी, व्हाइट मनी की इकोनॉमी बन जाएगी। माने इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही जब बंद हो जाएगा तो कोई मनी ब्लैक होएगी ही नहीं। और आपको मैं जानकारी दूं कि मनी मनी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करती। ये इडियोटिक कानून है जिनके कारण कुछ धन ब्लैक मनी है, बाकी धन व्हाइट मनी। और ये मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, उससे मैं कई बार पूछता हूं कि तुम करते क्या हो साल में, तो कहता 25,000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूलते हैं। मैंने कहा 25,000 करोड़ के इनकम टैक्स में ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर की, भारत सरकार की कंपनियों का कितना है, तो कहते 15,000 करोड़। अब आप देखिए 15,000 करोड़ तो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियों का है, उसको वसूलने में क्या लगना है? वो तो सरकार की एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है। तो उसमें तुमने कौन सी बहादुरी करी है जो तुम वसूलने की बात करते हो? प्राइवेट कितना वसूलते हो? तो कहते हैं 10,000 करोड़। मैंने कहा 10,000 करोड़ का तुम पैसा वसूलते हो प्राइवेट, जिसको हम इनकम टैक्स कहें, इसमें से खर्चा कितना करते हो? तुम्हारे देश में जो पूरा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें जो पलने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे ऑफिसर है, इनकी तनख्वाह पर खर्चा क्या होता? तो कहने लगा अगर पूरे डिपार्टमेंट का तुम एक्सपेंडिचर सुनोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के, तो साल भर में कुछ 3-1 करोड़ रुपए का खर्चा। तो मैंने कहा एक्चुअल कलेक्शन कितना है फिर? 7,000 करोड़ का। तो मैंने कहा 7,000 करोड़ की सब्सिडी क्यों नहीं देते थे देश में? माने क्या है, 7,000 करोड़ माफ क्यों नहीं कर देते? कहने लगा बात तो तुम्हारी समझ में आती है। मैंने कहा फिर तकलीफ क्या है इसको लागू करने में? तो कहने लगे मेरी कुर्सी का क्या होगा। मैंने कहा तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के 1 लाख के ऑफिसर्स कितने? तो पूरे देश में 3200 ऑफिसर्स हैं। तो मैंने कहा इन 3,200 ऑफिसर्स को हम हाथ में हल पकड़ाएंगे और खेत में जोतकर जीविका चलाएंगे ये अपनी। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? और चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसलिए दूसरे के खून पसीने की कमाई पर तागड़ धिंगरने की तुम्हारी आदत पड़ गई है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हल जोतो खेत में, जीविका मिल जाएगी इस देश में, क्योंकि धरती माता बहुत देती है, 2 जून की रोटी तो मिल ही जाएगी तुमको। तो कि बात कुछ समझ में आ रही है? मैंने कहा इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए तुमको ये, मैंने उसी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानूनों के कारण ब्लैक मनी कितना जनरेट होता है एक साल? तो कहने लगा लगभग 1.5 लाख करोड़ का। तो मैंने कहा जब तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये सब मनी व्हाइट हो जाएगा। तो अभी जब तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसके कारण मेरे देश का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। माने वो 1.5 लाख करोड़ व्हाइट में नहीं है, ब्लैक में है। और तुम कर क्या रहे हो? तुम 7,000 करोड़ वसूल रहे हो उसमें से। और तुम्हारी इनएफिशिएंसी की मैं क्या कहूं कि VDIS की स्कीम चली, उसमें से तुम 10,000 करोड़ ले आए तो तुमने मान लिया कि बड़ा भारी विजय लिया है इस देश। और कैसे लिया है? VDIS के माध्यम से, जैसे शराबी पति अपनी पत्नी से मांगता। जो शराबी पति होता है वो अपनी बीवी के सामने जाके जानते हैं क्या कहता है कि आज दे दे शराब पीने के लिए, कल से नहीं मांगूंगा तुझसे। तो पत्नी क्या कहती है कि नहीं नहीं तुम रोज यही कहते हो। तो कहते नहीं आज के बाद नहीं पीऊंगा, तू दे तो दे। तो बेचारी पत्नी झांसे में आ जाती है, दे देती है, दूसरे दिन फिर आके छाती पे खड़ा हो जाता है कि अब आज और दे दे। माने VDIS चला, 31 दिसंबर तक दे दीजिए, फिर नहीं आएंगे आपके पास, यही तो था। और 31 दिसंबर पूरा हुआ तो फिर छाती पे आके खड़े हो गए कि अब तुम्हारे घर में अगर सेल्यूलर फोन है, अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल फार्म है, अगर तुमने विदेश यात्रा की है तो फिर तुमको चूसेंगे आके। तो शराबी पति को जैसे शराब की लत लग गई है, वैसे ही भारत सरकार को लत लग गई है इनकम टैक्स की। और एक दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया इस देश में, सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो जाए, मैं तो इस देश में भगवान से प्रार्थना करता हूं, तो इस देश में 70% करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन होता क्यों है और करप्शन होता कैसे है? माफ करेंगे ये बात कहने के लिए,
मेरे एक बहुत अच्छे परिचित दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बंबई में रहते। उनका एक दिन का डोनेशन जो है करीब करीब 5 से 10 लाख रुपए का है। एक दिन में डोनेट करते 5 लाख कम से कम, 10 लाख अधिक से अधिक। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो डोनेशन करते हैं 10 लाख रुपए का, तो आपको बड़ी खुशी होती है? कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स देने हो तो 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं उन्होंने, मैनिपुलेशन करने के लिए। और आप लोग कर क्या रहे, माफ करिएगा ये बात कहने के लिए, 1 रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे जाए, उसी में आपकी पूरी कसरत लगी हुई है। और मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश का बेस्ट ब्रेन लगा हुआ है 1 रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे ना जाने पाए या कैसे चला जाए। तो आप अपने इंटेलेक्ट का देश के हित में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीधा प्रश्न मेरा आपसे है। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, ICS बनने में, IPS बनने में, IRS बनने में जितनी मेहनत नहीं लगती, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में लगती है, ये मैं जानता हूं। तो जो मेहनत आपने की है उसका देश को कुछ तो लाभ मिलना चाहिए, और इस पर आप अपने स्तर पे सोचिए कि हम हमारे इंटेलेक्ट का इस देश को क्या लाभ दे सकते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप 10 लाख रुपए का डोनेशन दे देते लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं देते। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि राजीव, तुमको मालूम नहीं, भारत के धर्म शास्त्रों में लिखा है कि कुपात्र आदमी को 1 पैसे का भी दान नहीं देना चाहिए। तो ये भारत सरकार चूंकि कुपात्र है, इसलिए मैं इसको 1 रुपया भी नहीं दे सकता, और जिसको मैं 10 लाख रुपया डोनेट कर रहा हूं उसके बारे में मुझे मालूम है कि ये कहां खर्च होने वाला है। मैं जो इनकम टैक्स देने वाला हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि वो कहां खर्च होने वाला है। मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो गया, सेंट्रल एक्साइज बंद हो गया, तो चिंता मत करिए, ये देश डूबेगा नहीं। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि भारत सरकार अगर टैक्स लेना बंद करके लोगों से दान मांगना शुरू करे तो रेवेन्यू कलेक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा इस देश में, क्योंकि यहां दान देने की बहुत पुरानी परंपरा है, लेने वाले की पात्रता चाहिए। और अगर लेने वाला इस देश में पात्रता रखता है तो देने वालों की कभी कमी नहीं है। राणा प्रताप को जानते हुए कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, भामा शाह ने अपनी थैलियां खोल दी थी। ये जानते हुए कि राणा प्रताप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा, भामा शाह के सामने दोनों विकल्प खुले थे। अकबर ने संदेश भेजा था कि आप चाहो तो आपकी पूरी संपत्ति की मैं सुरक्षा कर सकता हूं, आप मुझसे मिल जाओ। भामा शाह ने यही कहा था कि अकबर, तुमसे मिलने की तो बात मैं सपने में नहीं सोच सकता। मैं जानता हूं कि राणा प्रताप हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मेरी संपत्ति सुपात्र को ही जाएगी, कुपात्र को नहीं जाने वाली। तो इस देश में ये हजारों साल की परंपरा है कि सुपात्र लोगों को कभी भी इस देश में कमी नहीं होती और कुपात्र लोगों को दान कभी देना नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर सरकारें अपनी सुपात्रता सिद्ध करें इसमें, तो उनको कोई कमी नहीं होने वाली दान की। तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, दान लिया जाएगा, और दान लेने में विनम्रता होती है, टैक्स लेने में गुंडागर्दी दिखाई जाती है। तो विनम्रता के साथ जब सरकार आपके पास आएगी और उनका ऑफिसर आएगा कि हमें केंद्र की व्यवस्था चलानी है, राज्य की कुछ व्यवस्था चलानी है, जिले की चलानी है, इसलिए आपसे दान चाहिए, तो आपका दिल खुद ब खुद पसीज जाएगा और आप शायद 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं देंगे लेकिन 10 लाख रुपए का दान कर देंगे। ये संभव है इस देश में, ये भारत में संभव है। ये मैं यूटोपियन बात नहीं कह रहा हूँ, इस देश में हजारों साल ऐसे व्यवस्थाएं चली हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस देश में अगर हम पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स बना दें और कोई टैक्स ना वसूला जाए, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस भारत को आप सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं। क्यों? मेरे एक दोस्त से मैंने एक दिन पूछा कि तुम जो उत्पादन करते हो उसमें ब्लैक कितना है, व्हाइट कितना है, एक्साइज की चोरी करने के लिए। तो उसने खुद कहा, राजीव 1:4 का रेशियो रहता है। हाँ, वो खुद कह रहा था मुझसे। तो मैंने उससे ज्यादा इंटेलिजेंसी से एक दूसरी बात पूछी कि मान लो तुमको सेंट्रल एक्साइज का डर नहीं रहे तो उसने कहा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। वो फिर 1:4 नहीं है, वो 4:4 ही रहेगा, फिर चक्कर ही नहीं है कोई दूसरा। मतलब क्या है, आज जो भारत सरकार कहती है कि इस देश का जीडीपी 8 लाख करोड़ का है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो जीडीपी 16 लाख करोड़ का तो एक झटके में हो जाएगा। परेशानी क्या होने वाली? तो परेशानी कहाँ है? परेशानी इस देश की
व्यवस्था में हैं, जो अंग्रेजों ने बनाई थी आपको चूसने के लिए, वो व्यवस्था जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक आप भारत को एक मजबूत आर्थिक देश नहीं बना सकते। तो तात्कालिक रूप से नीतियां क्या होनी चाहिए? तात्कालिक रूप से इस देश में नीतियां ये होनी चाहिए कि जो पिछले 7 साल में सत्यानाश हो रहा है जिन पॉलिसीज के कारण, उनको तत्काल रोकना चाहिए और एक नए रास्ते पे जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज इस देश में इस टैक्सेशन के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देने की जरूरत है। और चलते चलते आपसे एक आखिरी बात कि ये होगा कैसे, कैसे संभव है? ये संभव है इस देश में एक बड़ी वैचारिक क्रांति की मदद से। और वो बड़ी वैचारिक क्रांति करेगा कौन? वो आप करेंगे, वो मैं करूंगा। इस देश में वैचारिक क्रांति का एक आंदोलन चलाने की जरूरत है और उस वैचारिक क्रांति के आंदोलन में आप हम सब सहभागी हो सकते हैं। इस आंदोलन में आप और हम सहभागी बने।